हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है होम एंड मच मोर में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 25 टिप्स का कंपाइलेशन। तो ये होम एंड किचन टिप्स है जो आपके काम में आएंगी। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने ऑलरेडी मेरे चैनल पर ये टिप्स देखी हो। अगर नहीं देखी हो तो आपके लिए यूजफुल रहेंगी। सबसे पहली टिप है ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आप इन्हें एक साथ एक डब्बे में ना रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये आपस में उलझ सकते हैं और जो पेयर है आपकी ज्वेलरी का वो शायद आपको ज़रूरत पड़ने पर साथ में ना मिले। इसकी जगह आप ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर्स यूज़ कर सकते हैं इस तरह के। ये मैं आपको पहले भी अपनी ज्वेलरी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में दिखा चुकी हूँ। ये बहुत ही यूज़फुल है। काफ़ी समय यूज़ करने के बाद मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि ये बहुत यूज़फुल डब्बे हैं और इनके जो कंपार्टमेंट्स हैं इनकी साइज़ भी चेंज की जा सकती है ज्वेलरी के हिसाब से। अगर आपको इस तरह के डब्बों में इन्वेस्ट नहीं करना है तो जो छोटे छोटे ज्वेलरी के डब्बे ज्वेलरी के साथ मिलते हैं उन्हें संभाल कर रखें, उन्हीं में अपनी ज्वेलरी को रखें और उन डब्बों को इकट्ठा करके आप किसी बड़े डब्बे में रख सकते हैं। इन ज्वेलरी बॉक्सेस में मैंने अलग अलग साइज़ की और अलग टाइप की ज्वेलरी को रखा है क्योंकि जो चौड़ाई है इसे एडजस्ट किया जा सकता है। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इन प्लास्टिक बॉक्सेस में ज्वेलरी खराब भी नहीं होती है। जो बड़े नेकलेसेस हैं वो भी मैंने इन डब्बों में ही एडजस्ट कर लिए हैं, बीच के जो कंपार्टमेंट्स हैं उन्हें पूरी तरह से निकाल कर। तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज करने के लिए या तो आप ऐसा डब्बा यूज़ करें या फिर छोटे सेपरेट डब्बे यूज़ करें। घर में हॉल या किचन इन जगहों पे ऐसी एक जगह तो होती है जहाँ पर कुछ डब्बे इकट्ठा हमने रखे होते हैं जिनमें माउथ फ्रेशनर्स, कुछ खाने की चीज़ें और जो भी इस तरह की चीज़ें होती है वो एक जगह पर रखी हुई होती है अलग साइज़ और अलग टाइप के डब्बों में। अगर आप इन्हें रखते हैं तो इनके नीचे का सरफेस साफ करने में आपको दिक्कत हो सकती है। हर एक डब्बा आपको हटाना पड़ेगा और साथ ही में इन डब्बों को साफ करने के लिए भी आपको एक एक कर इन्हें नीचे लेना होगा काउंटर पर इन्हें क्लीन करने के लिए। इन डब्बों को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप एक बास्केट यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो मैं आपको बास्केट दिखा रही हूँ ऐसी ही होनी चाहिए, जो आपके पास हो आप वो यूज करें। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप चौकोर या फिर रेक्टेंगल इन्हीं शेप की यूज करें। गोल बास्केट जगह ज्यादा लेती है पर उतनी उसमें स्पेस नहीं होती है ऑर्गेनाइज करने के लिए। पर जो आपके पास है और जगह अगर आपके पास है तो आप यूज कर ही सकते हैं। अब इस बास्केट का फायदा ये है कि दिखने में अच्छी है, ऑर्गेनाइज्ड होती है चीजें। और अगर आपको साफ सफाई करनी है तो बस इसे हटाकर साइड में रखें और सरफेस को क्लीन कर लें। डब्बों को भी क्लीन करने के लिए आप बास्केट को उतार सकते हैं और आराम से कंफर्टेबली बैठ के इनकी सफाई कर सकते हैं। घर में रेगुलरली हम हमारे पिलोज, पिलो कवर्स, बेडशीट्स धोते हैं, लेकिन जो हमारी मैट्रेस होती है इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसमें धूल बैठ जाती है। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए आप एक मैट्रेस प्रोटेक्टर यूज कर सकते हैं। इसके काफी सारे फायदे हैं। एक तो आपकी मैट्रेस एकदम क्लीन होगी, इसमें धूल भी नहीं जाएगी और अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर गलती से कभी कभार आपसे भी इस पे कुछ गिर जाए तो ये वाटरप्रूफ होने की वजह से आपकी मैट्रेस तक कुछ भी नहीं पहुंचेगा। तो हम ये मैट्रेस प्रोटेक्टर काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। अलग अलग साइजेस में अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं, तो आपकी मैट्रेस के हिसाब से आप एक ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है, बहुत फ़ायदे की है। वाटरप्रूफ है तो आपकी मैट्रेस भी इंटैक्ट होगी और इस वाटरप्रूफ कवर को आप निकाल कर धो भी सकते हैं। खाना बनाते समय बीच बीच में हमें सब्जी या फिर जो भी चीज़ उसे मिक्स करनी होती है, ऐसे में हम ढक्कन हटाते हैं। कड़छी रखने के लिए तो आप काफ़ी सारे स्पून रेस्ट आते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, कोई प्लेट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ढक्कन के केस में ऐसा हो जाता है कि अगर आप इसे सीधा रखेंगे आपका काउंटर ख़राब होगा। ढक्कन में जो भी स्टीम है, जो भी मसाले, तेल है, वो सारे आपके काउंटर पे नीचे ही लग जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो आप ढक्कन को उल्टा रख सकते हैं। पर आजकल इस तरह के हैंडल वाले ढक्कन होते हैं जो उल्टे भी ठीक से रखे नहीं जाते, घूम जाते हैं और रखते रखते चक्का लग सकता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा इसका सोल्यूशन मिला। मतलब मैं काफ़ी टाइम से ऐसा कुछ मुझे मिले ये सोच रही थी। इसमें ढक्कन एक तरफ रख सकते हैं, साथ में इसमें स्पून रेस्ट भी है। स्पून रेस्ट अच्छी बात है, मैं इसे लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी यहाँ पर नहीं दे रही हूँ। ढक्कन वाले रेस्ट को मैं दे रही हूँ क्योंकि इससे काफ़ी आसानी से बड़े छोटे किसी भी साइज़ के ढक्कनों को खाना बनाते समय रखा जा सकता है। हमारे किचन में चाय के कप्स हम रखते हैं हमारे सिंक के ऊपर, लेकिन काफ़ी घरों में उस स्पेस में आरओ या फिर वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल्ड होता है और वहाँ पर वो हॉरिजॉन्टल स्लाइड इन वाला ऑर्गेनाइजर नहीं रखा जा सकता।
ऐसे में आप अपने काउंटर पर या फिर डाइनिंग स्पेस में इस तरह के कप्स एंड सॉसर्स का ऑर्गेनाइजर रख सकते हैं। सारे कप्स यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, जितने आप यूजुअली यूज़ करते हैं उतने रखें। इस ऑर्गेनाइज़र में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें और दिखी, मतलब नीचे आप सॉसर, प्लेट, ऊपर भी कुछ चीज़ें रख सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि कप्स एंड सॉसर्स के ऑर्गेनाइज़र में एक अच्छा आइडिया है। अगर आपके घर में गैस सिलेंडर्स है, ऐसा इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि गैस के कनेक्शन भी हो सकते हैं, तो गैस सिलेंडर्स को मूव करने के लिए ट्रॉली काफ़ी यूज़फुल होती है, लेकिन एक समय के बाद ये थोड़ी अजीब सी हो जाती है, मूव नहीं होती है। तो कैबिनेट के अंदर यानी काउंटर के नीचे इसे मूव करने के लिए ट्रॉली एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपको सिलेंडर मूव करना है घर के बाहर या फिर अपने ही घर में यहाँ से वहाँ, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी और मुझे ऐसा लगता है कि इसका यूज़ करके आप सिलेंडर को काफ़ी आसानी से मूव कर सकते हैं। एक्सचेंज करने के लिए आपको ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। जैसा मैंने आपको दिखाया वैसे इसमें अटकाना है सिलेंडर को और फिर मूव करके आप जहाँ इसे रखना चाहते हैं रख सकते हैं। 2 फायदे हैं, एक तो जब ज़रूरत पड़ती है तो आप सिलेंडर को आसानी से मूव कर सकते हैं, या फिर अगर आपके घर में एक से ज़्यादा सिलेंडर है और आप ऑर्गेनाइज नहीं रख पाते हैं क्योंकि आपको उन्हें उठाकर मूव करने में दिक्कत आती है, तो आप इस ट्रॉली की हेल्प से सिलेंडर्स को मूव करके सही जगह पर रख सकते हैं और ऑर्गेनाइज रख सकते हैं। अगर आप रोज सुबह सोचते हैं कि नाश्ता क्या बनाऊं, दोपहर को सोचते हैं कि लंच में क्या बनेगा, तो इन सारे थॉट्स में काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस तरह की जो रिपीटेटिव टास्क है जो रोज़ होती हैं, इनकी प्लानिंग आप एक दिन पहले ही करके रखें। इससे फ़ायदा तो एक ये होगा कि नेक्स्ट डे, फिर वो मॉर्निंग हो, आफ्टरनून हो या लंच हो, डिनर हो, आपका टाइम ये सोचने में नहीं वेस्ट होगा कि आप क्या बनाएं, और आपको सडनली ऐसा भी नहीं लगेगा यार ये बनाते हैं लेकिन घर में तो इसका सामान ही नहीं है। तो प्री प्लानिंग करें ताकि जो अवेलेबल चीज़ें हैं उसी के हिसाब से आपकी प्लानिंग हो, या फिर समय रहते आप जो बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप जो भी ग्रोसरीज है या सब्जी है वो पहले ही ऑर्डर कर सके। जो ग्रोसरी वाली चीज़ है इनफैक्ट आप ये वीकली भी कर सकते हैं, लेकिन खाने की जो प्लानिंग है मैं आपको नहीं कहूँगी कि वीकली आप कीजिए क्योंकि हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। आप एक रात या एक दिन पहले ज़रूर ये करें। बच्चे को अगर आप रोज़ मिल्क देते हैं तो उसमें कुछ हेल्दी मिक्स करके दे सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके दूध देना एक काफ़ी अच्छा तरीका है, पर इसके लिए ये नहीं है कि आप जिस समय अपने बच्चे के लिए दूध रेडी कर रहे हैं उसी समय आपको बनाना है। सिंपल सी एक पाउडर है ड्राई फ्रूट्स की, आप बनाकर रख सकते हैं। जो भी बच्चे के मनपसंद ड्राई फ्रूट्स है या फिर जो वो नहीं भी खाते हैं उन्हें आप अच्छे से रोस्ट करें, और जैसे कि इलायची या कुछ मसाले डाल के आप इसका मसाला दूध टाइप का एक मिक्स बना सकते हैं। और ध्यान रखें अपनी बच्चे की पसंद के हिसाब से आप कुछ चीज़ें इसमें से गायब भी कर सकते हैं। इस पाउडर को आप बस गर्म दूध में मिलाकर अपने बच्चे को दे सकते हैं। सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, ये बड़ों के लिए भी फायदेमंद है। नेक्स्ट टिप है बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो मैं हमेशा से फॉलो करती आई हूँ, ये मुझे खुद भी बहुत पसंद है और ये चीज़ हमेशा से मैंने अपनी मम्मी में देखी है। ये टिप है क्लीन ऑन द गो। जब भी किचन में आप काम करते हैं, अब यहाँ पर मैं जनरलाइज नहीं करूँगी कि किचन में काम करने वाली एक फीमेल ही हो, अगर आपके पार्टनर भी आपको हेल्प करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिला के जो भी किचन में काम कर रहा है, काम के साथ साथ ही सफाई करें। अगर कोई चीज़ थोड़ी सी गिर गई है, जैसे कि अगर दूध, चाय, कोई भी लिक्विड चीज़, सब्जी, आप तुरंत उसे क्लीन करें। इससे एक तो ये होगा कि ये सारी चीज़ें इकट्ठा होकर लास्ट में आपको एक मेस सी नज़र नहीं आएगी, जिसे देख के आपको ही लगेगा कि यार इतना साफ कब करूँ, कैसे करूँ, और उसमें टाइम वेस्ट होगा। दूसरी चीज़, जब भी किचन में इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, गीली चीज़ें गिर जाती हैं, और स्पेशली अगर स्टोव के अराउंड गिरती है तो वो सूख कर ड्राई हो जाती है, जिन्हें बाद में निकालने में ज़्यादा मेहनत लगती है, और अगर आप गीले में ही उसे साफ़ कर देंगे तो वो फटाफट क्लीन हो जाएगी। तो क्लीन ऑन द गो ये बहुत अच्छी टिप है। काम करते जाएं, साथ ही में सफाई भी रखें अपनी किचन में। आपने वेजिटेबल चॉप कर दी फॉर एग्जांपल, आपने उसका कचरा तुरंत फेंक दिया, या फिर आपने जैसे ही सब्जियां उसमें से निकाल कर तड़का लगा दिया है तो तुरंत चॉपिंग बोर्ड क्लीन करके उसे उसकी जगह पर रख दिया। ये छोटे से इंस्टेंसेस आपको मैंने दिए हैं। इसी तरह से डिपेंडिंग ऑन आप किचन में क्या कर रहे हैं, काफ़ी सारे इंस्टेंसेस हो सकते हैं। ऑन द गो क्लीन करें, चीज़ों को जगह पर रखें, इससे आपका काफ़ी टाइम सेव होगा और साथ में डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड आपका किचन होगा और हाइजीन भी मेंटेन रहेगी।
बच्चे जब भी स्कूल से घर आते हैं तो डेफिनेटली उनकी डायरी में कुछ होमवर्क या कुछ नोट्स मेंशन्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, आपके बच्चे को अलग अलग टास्क्स या एक्टिविटीज़ असाइन हो सकती हैं। तो जो भी बैग है बच्चे का, एक्सेप्ट टिफ़िन जो कि आप मॉर्निंग में ही बैग में डालेंगे, बाकी की सारी चीज़ें आप पहले ही देख कर रखें और बैग बच्चे का एक रात पहले ही प्रिपेयर करके रखें। जो ये टाइम आपका सेव होगा मॉर्निंग में, इससे आपको काफ़ी ज़्यादा आराम होगा और आप अपनी बाकी चीज़ों के लिए सही से समय निकाल पाएंगे। ये टिप भी बच्चे की स्कूल बैग से ही रिलेटेड है। मैं तो पक्का से ये चीज़ फॉलो करती हूँ, मतलब जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ सारी चीज़ें मैं खुद फॉलो करती ही हूँ। पर ये टिप ऐसी है कि जब भी आपका बच्चा स्कूल से आता है, अगर आप उस वक्त घर में खुद प्रेजेंट हैं तो आप तभी उसका बैग चेक करें, या फिर जब भी आप ऑफिस से घर आते हैं, फ्री होते हैं, उसके बाद अपने बच्चे का बैग चेक कर लें। स्पेशली अगर आप अपने बच्चे का होमवर्क करवाते हैं, अगर बच्चा छोटा है, इससे एक चीज़ ये हो जाएगी कि आपको पता होगा कि इवनिंग में जो भी आपकी टास्क्स हैं उनमें ये भी एक टास्क है कि आपको अपने बच्चे की पढ़ाई करवानी है, होमवर्क करवाना है, और ये सरप्राइज़ नहीं होगा या फिर रात को बहुत लेट आ रहा है और आपको लग रहा है अब तो काफ़ी लेट हो चुका है बच्चे के साथ होमवर्क करवाने के लिए। इससे चीज़ें सिस्टमैटिक होंगी और प्लान्ड होगी। सो फर्स्ट थिंग, आप पहले ही देख कर रखें कि आपको क्या बच्चे को करवाना है, ताकि आपका बचा हुआ दिन सही से प्लान रहे। एवरी डे हम मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत सारे काम हम साथ में करते हैं, पैरेलली सोचते हैं ये करना है, और 3-4 टास्क करते हुए शायद हम ये भी सोच रहे होते हैं कि ये सारी ख़त्म होने के बाद हमें और जो 3-4-5 करनी है। ऐसे में क्या हो जाता है कि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमसे मिस हो जाती हैं। अगर आपकी आदत है इन्हें कहीं लिख देने की, तो ऐसा भी हो सकता है कि लिखने के बाद भी ये मिस हो जाए। तो एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, वो है रिमाइंडर सेट करना। और रिमाइंडर इस तरह से कि आपके जो फ़ोन का रेगुलर अलार्म है, घड़ी वाला अलार्म जिसे आप सुबह उठने के लिए यूज़ करते हैं, उसका ही आप इस्तेमाल करें यहाँ पर। जब आप अलार्म सेट करते हैं तो हर अलार्म के लिए एक टेक्स्ट एलोकेटेड होता है, एक फील्ड होती है जहाँ पे आप एक लेबल दे सकते हैं उसे कि अलार्म किस चीज़ का है, ताकि जब भी आपका अलार्म फ़ोन में पॉप होगा, दिखेगा आपको, तो वहाँ पे आपकी जो टास्क है वो नज़र आएगी। तो जो भी इम्पॉर्टेंट टास्क है जो आपको दिन के किसी और समय में याद आ गई है, तो ऐसे मत मेमोराइज़ ना करें कि हाँ मैं ये शाम को करूँगी, आप उसका एक अलार्म सेट कर दें। डेफिनेटली आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं जो टाइम पर होनी चाहिए, वो इस अलार्म की वजह से मिस नहीं होंगी। काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है जो आपके लिए रिमाइंडर सेट करते हैं, आपको रिमाइंडर का पॉपअप आता है। बट मैं यहाँ पर रेगुलर फ़ोन का अलार्म इसलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि इसकी आवाज़ जो होती है काफ़ी तेज़ होती है, मतलब इन जनरल उसकी रिंगटोन की तरह बजती है, और जब तक आप जाएंगे नहीं, पहली बात तो ये 2 मिनट तक बजता रहेगा। उसके बाद जब आप जाएंगे आप इसे स्नूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ है जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोन में आती है, आपको इसके लिए अलग से कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना है। इसलिए मेरा ये सजेशन है कि आप जो फ़ोन का ही अलार्म है उसका यूज़ करें आपकी इम्पॉर्टेंट टास्क्स के लिए रिमाइंडर्स सेट करने के लिए। ये टिप है हेल्थ और वेलबींग से रिलेटेड। हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, स्पेशली अब न्यू ईयर आ रहा है इसलिए मैं ये टॉपिक यहाँ पर छेड़ रही हूँ कि भाई अगले साल से जिम लगाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और वो अगला दिन जल्दी आता ही नहीं है। मेरे साथ खुद ऐसा कई बार हुआ है कि हाँ अब करूँगी तब करूँगी, कर रही हूँ मैं एक्सरसाइज पर रेगुलरली नहीं हो रही है, किसी दिन छूट गई, किसी दिन कुछ गड़बड़ हो गई। बट अब मैं स्ट्रिक्टली कुछ चीज़ें फॉलो करती हूँ जिस वजह से मुझे सुबह अपने लिए टाइम मिलता है, और मैं भले ही वॉक करने बाहर ना जाऊँ, मैं योगा और वार्म अप ज़रूर घर पर कर लेती हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस सिचुएशन में है कि करना तो चाहते हैं पर यार टाइम नहीं मिल पाता, इतना टाइम कैसे निकालें, तो जो कुछ टास्क्स हैं आपकी हफ्ते की, जैसे कि मैंने कहा कि पहले दिन आप बैग सेट करके रखें बच्चे का, अगले दिन आप क्या बना रहे हैं वो सोच कर रखें, सामान मंगा कर रखें। इनफैक्ट आप मील प्रेप भी करके रख सकते हैं अपने अगले मॉर्निंग के और लंच के मील की, ताकि सुबह इन सारी चीज़ों को सोचने में, प्रेप करने में जो आपके 15-20 मिनट चले जाते हैं, उन 15-20 मिनट में आप अपने लिए कुछ कर सके, जैसे कि योगा, वॉक, मेडिटेशन। तो इस तरह से आप अपनी कुछ ऐसी टास्क्स या तो जो इम्पॉर्टेंट नहीं है या प्री प्लान हो सकती है, उन्हें एडजस्ट करके अपने लिए कुछ टाइम निकालें। एटलीस्ट हफ्ते में 3 से 4 दिन, बाकी दिन आप छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, बट 3 से 4 दिन ऐसे आप एडजस्ट करें कि आपको नेक्स्ट मॉर्निंग एटलीस्ट 20 मिनट मिल रहे हैं योगा या फिर अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर काम करने के लिए। अगर आपके पास हेयर ड्रायर और स्ट्रेटनर है
या फिर दोनों में से एक भी है, तो इसे अगर आप अलमारी में रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर बहुत बार आपको आलस आ जाता है कि यार कौन इसे निकाल कर यूज़ करेगा, तो आपके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र अपने वॉशरूम में, अगर आपके सिंक के नीचे कैबिनेट है तो वहाँ, या फिर अपनी अलमारी में ही डोर पर लगा सकते हैं, ऐसी कोई भी जगह जहाँ से आप इसे ईजिली एक्सेस कर सकें। ये स्टिक ऑन ऑर्गेनाइजर है, यानी इसके लिए कोई कील नहीं लगानी है, केवल इसे चिपकाया जा सकता है। मेरा ये ऑर्गेनाइजर अब 3 साल पुराना हो चुका है, पर इसकी पकड़ काफ़ी अच्छी है। साथ ही में बीच में एक एक्स्ट्रा स्पेस दी गई है कुछ और अगर ऑर्गेनाइज करना हो तो, बट ये बहुत हैंडी है। और पहले मैं अलमारी में रखा करती थी इन चीज़ों को, उसके मुकाबले अब मैं यहाँ से इन्हें बहुत आसानी से एक्सेस कर पाती हूँ और जगह भी ये ज़्यादा नहीं लेते। नेक्स्ट टिप है वर्क स्टेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। लैपटॉप्स काफ़ी आम हो गए हैं, हर घर में होते हैं, इनफैक्ट एक से ज़्यादा ही होते हैं। तो वर्क स्टेशन में अगर आप चाहते हैं कि टेबल पर मैक्सिमम जगह का आप यूज़ करें, तो आप लैपटॉप स्टैंड का यूज़ कर सकते हैं। वैसे हमने लैपटॉप स्टैंड केवल जगह बचाने के लिए नहीं लिया था, पर सही पोस्चर के लिए लिया था। लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो आपको उसे गर्दन झुकाकर नहीं देखना है, स्ट्रेट होना चाहिए, लेवल सीधा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो लॉन्ग रन में इश्यूज होते हैं, गर्दन में दर्द होता है, इसलिए लैपटॉप स्टैंड काफ़ी यूज़फुल होता है। साथ में इसमें नीचे की तरफ वेंटिलेशन होता है, जिससे आपका लैपटॉप जो है वो भी गर्म नहीं होता, उसका एग्जॉस्ट जो है काफ़ी अच्छे से काम कर पाता है। अगर आप इस तरह का लैपटॉप स्टैंड यूज़ करेंगे तो आपको जो हाइट है यानी वर्टिकल स्पेस है उसका भी यूटिलाइजेशन करने आएगा। आप नीचे अपनी नोटबुक्स, डायरीज, कीबोर्ड, माउस, हेडफोन्स, ईयर प्लग्स कुछ भी आप रख सकते हैं, जो कि अगर आप सीधे लैपटॉप को अपने टेबल पे रखेंगे तो लैपटॉप के ऊपर आप सीधा ऐसा सब नहीं रखेंगे। तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है जिसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, और इस तरह के लैपटॉप स्टैंड कई अलग अलग तरह के आते हैं। तो पोस्चर के लिए, लैपटॉप के वेंटिलेशन के लिए, साथ ही में स्पेस सेविंग के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। तो नीचे यहाँ पर कीबोर्ड है, वायर्ड हो या ब्लूटूथ, आप कोई भी कीबोर्ड और माउस इसके नीचे रख सकते हैं। तो ये है स्टैंड बिना लैपटॉप के। इसमें अलग अलग टाइप के स्टैंड्स आते हैं। ये डबल लेवल वाला है, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि नीचे भी एक हॉरिजॉन्टल स्पेस है, लेकिन इस वाले में नहीं है। ये दूसरे टाइप का लैपटॉप स्टैंड है। आप देख सकते हैं ऊपर वाले लैपटॉप स्टैंड में भी होल्स हैं, मतलब ये जानबूझकर दिया जाता है वेंटिलेशन के लिए। इसके भी नीचे इनफ स्पेस है कि आप अपना कीबोर्ड, माउस या फिर छोटी मोटी चीज़ें यूज़ के बाद स्लाइड कर सकें। फिर ये भी एक लैपटॉप स्टैंड आता है। इसका अलग फ़ायदा है कि इसमें फिक्स्ड हाइट नहीं है, आप इसकी हाइट बदल सकते हैं। तो लैपटॉप स्टैंड यूज़ करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे हैं, पोस्चर से लेके, वेंटिलेशन से लेके, स्पेस सेविंग के लिए भी। तो मेरे हिसाब से लैपटॉप के लिए आप जो भी आपका टेबल है, आपका सेटअप है, उसके हिसाब से जो मोस्ट सूटेबल स्टैंड है वो ज़रूर लें। इस लैपटॉप स्टैंड के अंदर आप अपना चार्जर भी कंसील कर सकते हैं और चार्जिंग पॉइंट को हमेशा हैंडी रख सकते हैं। इस लैपटॉप स्टैंड को भी हम जो पहले दिखाया था उस वाले पर रखकर यूज़ करते हैं, ताकि हाइट और अच्छे से हमें मिले और एंगल्स भी हम एडजस्ट कर सकें। तो काफ़ी सालों से और IT में काम करके मैं आपको बता रही हूँ कि लैपटॉप स्टैंड बहुत फ़ायदे की चीज़ है, बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। छोटी मोटी स्टेशनरी रखने के लिए आप इस ड्रॉर का यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी यूज़फुल है। तो पहले आपको क्विकली दिखा देती हूँ ये ड्रॉर कैसा है। ये इस तरह से ओपन होता है। इसमें एक छोटा सा टुकड़ा है सेमी सर्कुलर जो ऊपर से निकल आएगा, और अगर आप सोच रहे हैं कि ये क्यों दिया गया है, इसे अगर आप निकालेंगे तो पूरी तरह से ड्रॉर बाहर आ जाएगा। अगर इसे ऊपर रखेंगे तो ड्रॉर एक पॉइंट के बाद अटक जाता है, यानी जब भी आप इसे अपने किसी भी काउंटर या सरफेस के नीचे चिपकाएंगे तो आपका ड्रॉर पूरा निकलकर बाहर नहीं आएगा। इसे चिपकाया जा सकता है। चिपकाने के लिए काफ़ी अच्छे एडिशन वाला टेप आपको साथ में मिल जाएगा। इसकी कैपेसिटी 2 किलो है, पर जो छोटे मोटे स्टेशनरी आइटम है इतने हैवी होते भी नहीं हैं। तो पेन स्टैंड जहाँ पर आप नहीं रख सकते, या फिर कोई ऐसी स्पेस है जो नीचे की तरफ है टेबल के नीचे, जहाँ पर आप और कुछ तो यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पर ऐसे ड्रॉर्स का आप यूज़ कर सकते हैं छोटी मोटी पिन्स, स्टेशनरी, चाबी, कुछ भी सूटेबल स्टोर करने के लिए। स्पेस सेविंग की नेक्स्ट टिप है जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो कि है वैक्यूम बैग्स। अब आपको मैं ये वैक्यूम बैग्स भी दिखाऊंगी, साथ में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आप गार्बेज बिन्स यूज़ करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव तो उसके क्या फ़ायदे हैं और साथ ही में नुकसान क्या है, यानी क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहले आपको स्पेस सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं कि ये जो वैक्यूम बैग्स होती हैं इनमें आप अपने कंबल, तकिए या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें, कोई भी कपड़े एकदम दबा कर स्टोर कर सकते हैं। अलग अलग साइजेस में ये अवेलेबल हैं।
जो मैं आपको दिखा रही हूँ काफ़ी अच्छी ब्रांड की है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। एक साइड से आप इसे क्लोज कर सकते हैं जिपर को घुमाकर। ओपन करने के लिए आपको ऐसे ओपन करना होगा, मतलब जब आपको इसे वापस से ओपन करना होगा, वैक्यूम निकालना होगा, तब ओपन कर सकते हैं, और सामान को डालने के लिए भी। वैक्यूम बैग्स सही से इसलिए काम करती है, या फिर वैक्यूम बैग्स के नाम पर क्यों अलग से मिलती है, क्योंकि इन पे वॉल्व भी दिया होता है। जब आप सक्शन यानी इसमें से एयर निकालना शुरू करते हैं तो वॉल्व की वजह से एयर तुरंत इसमें भरती नहीं है और सक्शन मेंटेन होता है। बैग पर एक मैक्सिमम लेवल भी दिया गया है। तो यहाँ कैप निकालकर आपको जो पिंक वॉल्व दिख रहा है, इसे निकालना नहीं है, ये वॉल्व है, इसकी वजह से एयर अंदर नहीं जाती। साथ में इसके पंप आया है। पंप काफ़ी सारी बैग्स के साथ आता है, किसी किसी के साथ नहीं आता है। अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो आपको इस पंप की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस पंप को चलाने से जो भी इसके अंदर की एयर है वो बाहर आती है, और जो भी आप पैक कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर मैं एक दोहर पैक कर रही हूँ, ये पूरा जैसे हम ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं वैक्यूम वाले, कड़क और एकदम कॉम्पैक्ट, बिल्कुल ये वैसा हो जाएगा। फ़ायदा ये है कि इस तरह से आप अपने मोटे मोटे ब्लैंकेट्स और तकिए एकदम वैक्यूम करके कम स्पेस में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब चाहें आप बैग को खोल दें और ये वापस नॉर्मल साइज में आ जाएंगे। वॉल्व होने की वजह से इस तरह की जो स्पेशल वैक्यूम वाली बैग्स होती है, इनकी एफिशिएंसी अच्छी होती है और ये सही से काम करती है। जब भी आपको इन्हें यूज़ करना हो बस ओपन कर दें। इस तरह की स्पेशल वैक्यूम बैग्स में जो जिप होती है काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग होती है, ऐसे ही आसानी से नहीं खुलती। नेक्स्ट मैं आपको दिखा रही हूँ ये पिलो पैक करके, और यहाँ पर जो पंप आया है वो नहीं यूज़ कर रही हूँ। वैक्यूम क्लीनर कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास राउंड वाला होज है वो अटैच करें। बस वैक्यूम क्लीनर को अच्छे से चिपका कर रखें और ऑन करें। पूरा जो सक्शन है वैक्यूम, वो पूरी एयर इसमें से निकाल लेगा। पिलो को स्टोर करने के लिए तो ये वैक्यूम बैग्स बहुत ही अमेजिंग होती है। पिलो पूरे दब जाते हैं। इनफैक्ट आजकल दुकानों में पिलो ऐसे ही स्टोर किए जाते हैं, और खरीदने के बाद इन्हें आपको ये नॉर्मल शेप में यानी बैग खोल कर देते हैं। हमारा ये पिलो काफ़ी अच्छा खासा बड़ा और हैवी है, पर ये काफ़ी एकदम पतले पापड़ की तरह यहाँ पर हो गया है। इस तरह से आप 2 पिलोज की जगह पर 4 से 5 पिलोज रख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है स्पेस सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू से। और जब भी आपको इसे यूज़ करना हो तो जो जिप वाली साइड है बस इसे ओपन कर दें, और जो पिलो है ये वापस से इन्फ्लेट हो जाएगी, फूल जाएगी। गार्बेज बैग का भी यूज़ किया जा सकता है इस तरह की पैकिंग के लिए, बट इसके जो नुकसान है मैं आपको बताती हूँ, वो ये कि गार्बेज बैग्स यूजुअली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, उनका मटेरियल बहुत मोटा नहीं होता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपने बड़ी मेहनत से पैक किया हो, हल्का सा कहीं पे इसमें कुछ लग गया, ये फट गई और ये वापस से खुल जाएंगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि गार्बेज बैग में वॉल्व नहीं होता है, जो कि वैक्यूम वाली बैग्स में होता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना कि आपने वैक्यूम कर दिया है और एयर अंदर ना जाए, इसे रोकना बड़ा मुश्किल है। और जो सक्शन है वो वॉल्व ना होने की वजह से इतना टाइट इसमें नहीं हो पाता है। काफ़ी अच्छे हद तक आप इसमें वैक्यूम पैक कर सकते हैं, बट ऐसी जगह पर ही इसमें सामान रखें जहाँ आपको पता है कि कोई नुकीली चीज़ इन बैग्स को ना फाड़े। कुल मिला के आप वैक्यूम पैकिंग अगर यूज़ करेंगे तो आप कम स्पेस में काफ़ी सारी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, स्पेशली विंटर के मौसम के बाद जब सारे कंबल वगैरह अंदर रखने होंगे। कई बार गेस्ट आने के बाद हमें थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए होती है अपने लिविंग रूम या फिर बेडरूम, घर में कहीं भी। तो इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप ज़मीन पर कुछ बिछा सकते हैं बैठने के लिए, या फिर आप घर में इस तरह के कुछ स्टूल्स रख सकते हैं। हमारे घर में ये 2 स्टूल्स लगभग 3 साल से हैं, 3 साल से ज़्यादा इन्हें हो गया है एक्चुअली। ये काफ़ी यूज़फुल है। सबसे पहली बात तो ये काफ़ी छोटे हैं, और जब भी गेस्ट आते हैं तो हम इन्हें हॉल में ले आते हैं, हमें रूम में चाहिए तो रूम में ले जाते हैं। तो इस तरह के जो स्टूल्स होते हैं ये स्टर्डी होते हैं, एक अच्छा खासा बड़ा आदमी इस पर बैठ सकता है। साथ ही में ये बहुत ज़्यादा स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करते। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये फिर भी थोड़ा बड़ा है। एक और है हमारे पास जो इससे भी छोटा है, कॉम्पैक्ट है। तो अगर आप स्टूल ले रहे हैं, पूफी ले रहे हैं, तो एक कॉम्पैक्ट और अच्छी क्वालिटी के पूफी में इन्वेस्ट करें। इस तरह से आप अपनी बैठने की स्पेस जब चाहे तब बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कटलरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। स्पून्स, फोक और नाइफ स्टोर करने के लिए यूजुअली 2 या 3 कंपार्टमेंट वाले ऑर्गेनाइजर्स आते हैं, स्टैंड्स आते हैं, जो कि काफ़ी जगह लेते हैं। उसकी जगह आप ऐसा एक स्टैंड यूज़ कर सकते हैं। ये किचन की कड़छियों वाला है, पर आप इसमें चम्मच रख सकते हैं। एक तो एक ही जगह पे कम स्पेस में आपकी सारी कटलरी आ जाएगी, और साथ ही में क्योंकि ये थोड़ा हाइट में ज़्यादा होता है, आपके स्पून्स पर, फोक पर धूल भी ज़्यादा नहीं रहेगी।
इस तरह से आप छोटे छोटे अलग अलग कंपार्टमेंट्स यूज़ करने की बजाय एक ही अगर यूज़ करेंगे तो कम स्पेस में अपनी डाइनिंग टेबल पर, स्पेशली अगर आपका डाइनिंग टेबल कॉम्पैक्ट है तब इसका यूज़ करें, काफ़ी स्पेस आपकी सेव हो जाएगी। सबसे पहली टिप है शिमला मिर्च कट करने से रिलेटेड। मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं किस तरह से शिमला मिर्च कट करती हूँ। छोटी हो या बड़ी हो, पहले आप इस तरह से चाकू घुमाएं। सीधे आप कट ना लगाएं वरना जो बीज होते हैं बहुत ज़्यादा बिखर जाते हैं और सही से शिमला मिर्च कट भी नहीं पाती। इस तरह से चाकू पूरी तरह घुमाएं और हल्के से ट्विस्ट करें। अब ये जो शिमला मिर्च मैंने ली है थोड़ी बड़ी साइज़ की ली है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बीज हैं। अब दूसरी साइड को भी ऐसे कट कर लें। इसके बाद जो भी बीज है या फिर जो सफ़ेद वाला हिस्सा है ये आप चाकू से निकाल लें। इस तरह से अगर आप शिमला मिर्च कट करेंगे तो जैसे हम बोलते हैं कि पेंटिंग के लिए खाली कैनवस मिल गया हो, वैसे आपको शिमला मिर्च मिल जाएगी और आप ना केवल इसके छोटे पर बड़े बड़े टुकड़े भी कर सकते हैं। अगर शिमला मिर्च छोटी है तो ऊपर का डंठल केवल ट्विस्ट करके भी निकल आएगा, वरना आप इस तरह से ये जो साइड वाला हिस्सा है इसे कट करें और चीरा लगाकर ऊपर के डंठल को लूज कर लें और फिर हल्का सा घुमाकर आप उसे निकाल सकते हैं। अगर शिमला मिर्च ताज़ी है, बड़ी है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा। छोटी शिमला मिर्च में ये बहुत आसानी से निकल आएगा। अब ऊपर और नीचे का जो हिस्सा है यहाँ से आपको बहुत बड़े टुकड़े नहीं मिलेंगे पर बिल्कुल भी वेस्टेज नहीं होगा। अब जो बीच वाला बड़ा हिस्सा है ये आपको पूरी एक शीट की तरह मिल जाएगा। अब आप इससे लंबी लंबी पतली पतली स्ट्रिप्स कट कर सकते हैं। इसे आप बारीक चॉप कर सकते हैं। इसके बड़े आप स्क्वायर्स कट कर सकते हैं अपनी टिक्का रेसिपी के हिसाब से। तो इस तरह से शिमला मिर्च कट करने से आपकी शिमला मिर्च का कोई भी हिस्सा वेस्ट नहीं होगा। साथ ही में ऐसा नहीं होगा कि आपको छोटे छोटे टुकड़े मिल रहे हैं शिमला मिर्च के और जिससे आपको टिक्का वाली प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है। तो इसे आप ज़रूर ट्राई करके देखें। नेक्स्ट टिप है पनीर से रिलेटेड, जिसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। ये रेडीमेड पनीर की यहाँ पे मेरे पास स्लाइस है। अगर आप अपने घर पर बना रहे हैं तब भी आप ये टिप फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक सेरेटेड नाइफ यूज करते हैं, यानी ऐसा चाकू जिसके आगे थोड़े से आपको दांत नजर आ रहे हैं आरी की तरह, तो उससे पनीर इतना अच्छा नहीं कटता है। इस चाकू से अगर आप आराम से प्यार से भी पनीर कट करेंगे तो उसकी जो एजेस होती है, जो किनारे होती है, वहाँ पर आपको उबड़ खाबड़ पनीर के टुकड़े निकलते हुए नजर आएंगे और ये फिर ग्रेवी में उतर जाते हैं। पनीर फ्राई करते समय भी तेल में निकल आते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी टिप है, आपके घर में जो दूसरा चाकू है जिसकी जो एज है एकदम प्लेन वाली है और वो अच्छा तेज हो, ऐसा चाकू आप पनीर कट करने के लिए यूज करें और अच्छे से ऊपर से नीचे तक कट करें। ऐसा करने से जो पनीर की एजेस हैं आपकी काफ़ी शार्प होंगी, क्लीन होंगी और वो बिल्कुल भी आपकी ग्रेवी में टूट कर बिखरेंगी नहीं और पनीर फ्राई करने में भी आसानी होगी। तो बहुत ही बेसिक सिंपल से टिप है। इसके लिए हमें कुछ अलग से खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, बस चाकू सही यूज़ करना है। रेडीमेड पनीर की स्लाइस भी पूरी अच्छे से इवन नहीं होती है, तो अगर आप चाहें तो उसके जो किनारे हैं, एजेस हैं, वो भी आप निकाल सकते हैं और एक परफेक्ट रेक्टेंगल जब आपको मिल जाएगा उसमें से आप पनीर के क्यूब्स कट कर सकते हैं। तो इस टिप को भी आप ज़रूर ट्राई करें, आपको दोनों चाकू की कटिंग में डिफरेंस नज़र आएगा। नेक्स्ट टिप है नींबू का रस निचोड़ने से रिलेटेड। अब नींबू का रस निचोड़ने से पहले ये हम तो जानते ही हैं कि इसे अच्छे से अगर हम प्रेस करके रोल करेंगे तो मैक्सिमम जूस हम नींबू का निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ है इस तरह का लेमन जूस स्क्वीज़र। इसका यूज़ करके हम बिना हाथ खराब किए और झटपट और बहुत तेज़ी से नींबू का रस निकाल सकते हैं। या फिर आप जो किचन में चिमटा होता है इस तरह का, इसको यूज़ करके भी नींबू का रस निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से, कम प्रेशर लगाए और सबसे इम्पॉर्टेंट बिना हाथ खराब किए, क्योंकि जब हाथ में नींबू का रस निकलता है तो नींबू हाथ से ही फिसलने लगता है। तो इस तरह से बिना लेमन स्क्वीज़र के भी आप नींबू का रस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टिप है विस्क्स को क्लीन करने के लिए। ये जो छोटे हैंड विस्क्स होते हैं इनकी सफाई करना ज़रा मुश्किल होता है और ये बहुत ज़रूरी है कि इनकी सफाई तुरंत, यानी जब ये गीले हैं तभी कर दी जाए, वरना छोटी छोटी स्पेसेस में जो भी केक का बैटर है वो फंस जाता है और बाद में जब हम दोबारा से विस्क लेने जाते हैं तब हमें नज़र आता है कि पहली ही बार में ये साफ नहीं हुआ था, क्लीन नहीं हुआ था। तो सबसे पहली चीज़, जितना हो सके जब भी आपका विस्क गीला है, आपने यूज़ किया है, उसे तुरंत कम से कम पानी से निकाल कर रख दें। अगर ये चीज़ भी आपसे मिस हो जाती है तो आप उसे थोड़ी देर भिगो दें और जो छोटी छोटी स्पेसेस है वहाँ पर एक टूथब्रश से आप सफाई करें।
टूथब्रश एक अलग से निकाल कर रखें जो टीथ के लिए यूज़ करते हैं, उसमें से आप ना लें या फिर वो ख़राब होने के बाद उसे आप किचन में ना लें। शुरुआत से ही एक नया टूथब्रश किचन की सफाई के लिए ही डेडिकेटेड रखें। विस्क के अंदर की जो छोटी प्लेट है और जहाँ पे सारी इसकी वायर्स इकट्ठा होती है वहाँ पर भी छोटी जगह होती है। इन सब जगह को क्लीन करने के बाद फिर आप इसे अपने डिश वॉशिंग लिक्विड से और स्पंज से धो सकते हैं। तो 2 चीज़ें, जितना पॉसिबल हो सके विस्क को आप तुरंत धोएं या फिर भिगो कर रखें और छोटी स्पेसेस को साफ करने के लिए एक ब्रश का यूज़ करें। अगर आप इस तरह से अपने हैंड विस्क को मेंटेन रखेंगे तो ये हमेशा चमचमाते, नए और हाइजीनिक बने रहेंगे। अगली टिप है सेफ्टी पिन से रिलेटेड। सेफ्टी पिन्स का अगर हम एक गुच्छा बनाकर रखें तब भी हमें ज़रूरत पड़ने पर एक हाथ से उन्हें निकालने में दिक्कत आती है, क्योंकि हम कई बार साड़ी पहन लेते हैं ऑलमोस्ट और फिर हमें याद आता है और एक हाथ में पल्ला पकड़ के हम पिन ढूंढते हैं। तो ऐसे में आप अपनी जो सेफ्टी पिन्स हैं उन्हें बहुत अच्छे और आसानी से ऑर्गेनाइज रख सकते हैं, ताकि ऑन द गो जैसे ही आपको ज़रूरत पड़े जो आपको पिन चाहिए वही आप यूज़ कर सकें। इसका ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए हमें चाहिए पुराने बॉक्सेस। अब जो ज्वेलरी आजकल हम खरीदते हैं उनके साथ बॉक्सेस आते हैं, ये वही बॉक्सेस हैं। आपके पास जिन साइजेस की सेफ्टी पिन्स है या जितनी वैरायटी में है उसके हिसाब से आप एक बॉक्स ले लें और इसमें हम पार्टीशन बनाएंगे। पार्टीशन बनाने के लिए आप कोई भी पुराना सा कार्डबोर्ड या फिर अगर आपके घर में कोई नई चीज़ आई है तो उसका डब्बा ले लें। इसमें से हमें 2 स्ट्रिप्स कट करनी है। स्ट्रिप्स कट करने के लिए आप अपने डब्बे की हाइट नाप लें और पेन से मार्क करके 2 स्ट्रिप्स कट कर लें। तो हमें एक अंदर प्लस साइन बनानी है। इसे कट करने के लिए आप एक कटर यूज़ कर सकते हैं या फिर अगर आपका पार्टीशन वाला कार्डबोर्ड पतला है तो आप कैंची से भी कट कर सकते हैं, पर कटर से बहुत अच्छे से कट होगा। उसके बाद इन दोनों को अच्छे से फिक्स करने के लिए बीच में आप इस तरह से स्लिट्स लगा लें, कट्स लगा लें। इन दोनों पट्टियों को इस तरह से एक दूसरे में फंसा लें ताकि एक प्लस बन जाए और इसे डब्बे में फिक्स कर दें। तो हमें इसे कट करना है डब्बे के साइज के हिसाब से। डब्बा बंद हो जाए इतनी हाइट हो और जो डब्बे की चौड़ाई है, लंबाई है, उसके हिसाब से दोनों पट्टियां होनी चाहिए। अब एक छोटा सा डब्बा हमारे 4 कंपार्टमेंट्स में बट गया है और हमने कुछ भी यहाँ पर रेडीमेड बॉक्स नहीं लिया है जो स्पेशली इसे ऑर्गेनाइज यानी सेफ्टी पिन्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हो। अब 4 कंपार्टमेंट्स में मैं 4 तरह की सेफ्टी पिन्स डाल रही हूँ। हर एक सेफ्टी पिन को मैंने खुला रखा है, खुला यानी सेपरेट रखा है, एक के अंदर एक नहीं फंसाया है। ऐसा करने से जब भी ज़रूरत पड़े जिस डब्बा खोल के हम एक ही हाथ से जो सेफ्टी पिन चाहिए वो निकाल सकते हैं और ओपन करके यूज़ कर सकते हैं। यूज़ के बाद बस अपने सेफ्टी पिन्स को वापस जगह पर रखें और आपकी सेफ्टी पिन्स हमेशा ऑर्गेनाइज्ड और ईजी टू यूज़ रहेंगी। नेक्स्ट टिप है फुट मैट से रिलेटेड। मैं इस बात का ध्यान देती हूँ कि जब भी हम फुट मैट खरीदें वो एंटी स्किड हो, यानी वो फ्लोर पर फिसले ना। पर हमारी ये जो फुट मैट है ये एंटी स्किड ही थी, पर ये इतनी अच्छी क्वालिटी की निकली कि इसका एंटी स्किड वाला सरफेस खराब हो गया, पील हो गया, छिलके निकल गए, पर मैट अच्छी है। तो हमने इसके पीछे एक अस्तर घर पे ही लगा दिया है, पुरानी टी शर्ट का यहाँ पर कपड़ा है। तो अगर आपकी फुट मैट ऑलरेडी एंटी स्किड नहीं है या फिर आपने घर पे फुट मैट बनाई है या फिर आपने हमारी ही तरह अपनी अच्छी एंटी स्किड फुट मैट को रिपेयर किया है, तो इसे वापस से एंटी स्किड बनाने के लिए आप इस तरह का लाइनर यूज़ कर सकते हैं। ये मैट अलग अलग कलर्स में अवेलेबल है। एक्चुअली ये लाइनर है जो भी हमारे ड्रॉर्स होते हैं, कैबिनेट्स होते हैं, फिर वो किचन के हो, स्टेशनरी के हो, आप उसमें भी इसे लगा सकते हैं ताकि इस पर रखी हुई मतलब ड्रॉर में इस पर रखी हुई चीज़ें फिसले ना। पर इसका ये भी यूज़ है कि आप इसे कट करके कोई भी सरफेस जिसे आपको एंटी स्किड बनाना हो उस पर आप या तो हॉट ग्लू से लगा दे, कपड़ा है तो आप इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। इसकी काफ़ी अच्छी ग्रिप होती है। ऐसा करने से आपकी घर पर बनाई हुई मैट एंटी स्किड हो जाएगी, रेडीमेड अगर एंटी स्किड नहीं है तो वो भी एंटी स्किड हो जाएगी, और हमारी तरह अगर आपने अपनी अच्छी फुट मैट को जो कि कभी एंटी स्किड थी रिपेयर किया है तब भी आपके काम आएगा। मैं इसे काफ़ी जगह से मूव करने की कोशिश कर रही हूँ पर ये हिल नहीं रही है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है। ये एंटी स्किड है सही मायने में। जब भी हम चलते हैं, पैर पोंछते हैं, तो अगर मैट एंटी स्किड ना हो तो उसमें पैर अटक जाने का डर होता है।